16 अगस्त 1946 को बंगाल में एक जिहादी मुसलमान सैयद सोहरावर्दी द्वारा एक तरफा, वहां का वो मुख्यमंत्री था, उसने कैसे हुक्म दिया और डायरेक्ट एक्शन के चलते 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हमने इतिहास में बुला दिया। अगर ये हमें याद रहता तो हम ये गलती ना करते दोबारा। 1946 में जो गलती हुई हम उसको दोहराते नहीं, और हमारी खामोशी और हमारे लालच ने उन लोगों को दोबारा से मौका दे दिया कि वो 1946 की घटना को भुला देना चाहते हैं, उसका जिक्र नहीं करना चाहते। और क्योंकि आप भूल गए, लिहाजा उन्होंने दोबारा से 1946 के हालात पैदा कर दिए आपके सामने। अब आप चाहते हैं सरकार करे, पुलिस करे, फौज करे। यह ध्यान रखिएगा, सरकारें राज्य को चलाने आती हैं। राष्ट्र को चलाने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे सरकार कहते हैं। सरकार विदेश से कैसे संबंध हो, भारत की आर्थिक नीति कैसी हो, भारत में दूसरे छोटे छोटे, लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए समाज को उठ के खड़ा होना पड़ता है। राष्ट्र को बचाने के लिए समाज का होना जरूरी है। इसलिए राज्य तो यानी स्टेट यानी सरकार, वो तो संविधान से चलती है। संविधान में घटाव बढ़ाव होता रहता है, आज ये बना दिया, आज ये अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन राष्ट्र चलाने के लिए कोई संविधान नहीं होता। राष्ट्र की चलने के लिए सदियों पुरानी उसकी जो परंपराएं हैं, जो उसके आदर्श हैं, जो उसके मूल्य हैं, जो उसकी पहचान है, उससे राष्ट्र चलता है। जनगण पढ़ना किसी सार्वजनिक फंक्शन में या किसी सरकारी फंक्शन में वो संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन दीप को प्रज्वलित करना, उस दीप को जलाना, उसको रोशन करना और फिर सरस्वती वंदना गाना, यह राष्ट्र की पहचान है। इसलिए 1946 में जो भूल आपने की, आपके लोगों ने और खासतौर से सरदार पटेल ने तो 1948 3 जनवरी 1948 को चिल्ला चिल्ला के बताया। मेरे गुजरात के दोस्तों, पूरे देश भर के युवाओं, आपने वो स्पीच आज मौजूद है। अरे जब हम थे, जब हमारे पैदा हुए 65 में, तब से लेके अब तक उस स्पीच को सुनने का मौका नहीं मिला। वो आर्काइव में रखी हुई थी, क्योंकि उस वक्त तो सत्ताधारी ऐसे लोग थे, ऐसे तानाशाह थे जो आज बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उनके नकली वारिस के एक प्रधानमंत्री के बेटे की एक दोस्त थी, बहुत क्लोज, उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के वो साहबजादे चाहते थे कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत प्रबल, बहुत खूबसूरत आवाज का मालिक किशोर कुमार आए और उनकी जो दोस्त हैं उसकी बर्थडे में गाना गाए। लेकिन किशोर कुमार ने कहा, मैं कोई पार्टी और शादियों में गाने वाला गवैया नहीं हूं। उसने मना कर दिया। तो गुस्से में प्रधानमंत्री के पुत्र थे भाई, सुपर प्रधानमंत्री थे, ऑल इंडिया रेडियो से किशोर कुमार के गाने न बजे, इस पे बैन लगवा दिया। लेकिन आज आप खुशनसीब हैं, अपनी ताकत को समझिए, अपने आसपास का जो आज माहौल है, अपने आप को महसूस कीजिए कि आज आप कितने सुरक्षित हैं। आज आपको अपनी बात कहने से कोई नहीं रोक सकता है। आज आपके पास बात कहने के लिए अगर अखबार जगह नहीं देता है, टेलीविजन आपको नहीं बुलाता है, तब भी मेरे और आपके बीच में आज संवाद हो रहा है। हजारों लोग सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं। इसके बाद ये कहां कहां जाएगा वो भी सुनेंगे, लेकिन संपर्क है, आमने सामने हम लोग बात कर पा रहे हैं। मैं जो चीजों को सही समझता हूं, जिनके पास तर्क है, लॉजिक है, संवैधानिक चीजें हैं, उनको मैं आपके सामने रखता हूं। तो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? इसीलिए जब आप कोई बात कहेंगे तो मैं सुन पाऊंगा।
तो ये जो इस समय संचार क्रांति हुई है, इसका पूरा फायदा उठाइए और सवाल पूछिए कि 1946 में जो चुनाव हुआ था, जो हैदराबाद वाला, जो रामपुर वाला, जो आसाम वाला, और अब तो इतने हो गए हैं कि कोई बचा ही नहीं है, जो 30-35 करोड़ चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहते हैं कि भारत के मुसलमानों ने अपनी मर्जी से यह देश चुना था, हम तो इस देश के साथ थे, हम तो पाकिस्तान नहीं गए, हमने जिना की बात तो नहीं मानी। उनको आईना दिखाइए, उनको उनके मुंह पे पुती हुई कालिक दिखाइए, और वो कालिक आपको अपने हाथ से पोतने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, अगर आपको मेरे दिए हुए तथ्यों पे भी अगर कोई शक है तो आप जाएं, किताबें पढ़ें, गूगल पे जाएं, 1946 के इलेक्शन के रिजल्ट को देखें और फिर उसका विश्लेषण करें। और जो मक्कार आपको कहते हैं कि हम 1946 में हमने भारत को चुना, अब हम यहां से नहीं जाएंगे, हम उनको भेज भी नहीं रहे हैं, तुम बेहया हो, तुम झूठे हो और गद्दार हो, और तुम्हारे पूर्वज बहुत बड़े गद्दार थे। मैं बताता हूं, मैं किन तथ्यों पे कह रहा हूं। 1946 में चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में चुनाव हुआ। ये 1946 का चुनाव है, याद रखिएगा डेट। और उस वक्त भारत की जो केंद्रीय असेंबली थी, जिसे आज आप लोकसभा कहते हैं, उसकी 102 सीटें थी, जिसमें 30 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। और इसी तरीके से भारत में जो राज्य असेंबली थी उसमें अलग अलग था, हर एक की अलग अलग गिनती थी। उन सारी राज्य की असेंबलीज की सीट को अगर हम मिला दें तो वो कुल मिलाकर के 1585 थी, यानी 1585 सीटें थी सारे देश के राज्यों की असेंबली की। उन 1585 में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, चुनाव में मुस्लिम लीग का नारा क्या था और कांग्रेस का नारा क्या था? कांग्रेस कह रही थी, ये वो कांग्रेस जिसने सब कुछ चुपचाप देश को बगैर बताए पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार कर चुकी थी। बीबीसी के अपने इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू आज के जमाने में आज के युवा पीढ़ी के सामने एक्सपोज हो गए। चुपचाप कांग्रेस को बताए शिमला गए थे, अपनी कमजोरियों के चलते ब्लैकमेल हुए और वहां साइन भी कराए। 1946 में कांग्रेस क्या झूठ बोल रही थी? कांग्रेस कहती थी हमें चाहिए अखंड भारत, और मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा और उसका चुनाव का मुद्दा था और स्लोगन था, लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के हक में जो वोट देगा वो हमारा, जो पाकिस्तान के हक में वोट नहीं देगा वो गद्दार मुसलमान। ये नारा था मुस्लिम लीग का। उस समय उत्तर प्रदेश में जो 66 मुसलमानों की सीटें रिजर्व थी, उसमें से 54 सीटों पे मुस्लिम लीग जीती और बची हुई सीटों पे भी कांग्रेस का मुसलमान जीता। बॉम्बे, गुजरात मिलाकर के 30 सीटें थी राज्य में, उसमें से 30 की 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। और उसमें वो भी सीट थी, मुंबई और गुजरात जब ज्वाइंट था उसमें वो भी सीट थी जिसे आप बायकुला के नाम से जानते हैं, वहां से मोहम्मद अली जिन्ना खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में
14 में से 13 सीट मुस्लिम लीग ने जीती। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, केरला ये सब आते थे, 28 सीटें थी, 28 की 28 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। यूनाइटेड पंजाब, जिसका आधा हिस्सा, जिसकी लाहौर से लेके मुल्तान, ये पूरा का पूरा जो पंजाब कहलाता था, जो अब पाकिस्तान के पास चला गया है, जहां बॉर्डर पे लाहौर और अमृतसर के बीच में बॉर्डर बना हुआ है, उस पूरे यूनाइटेड पंजाब के अंदर 86 सीटें थी। उसमें से 74 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। आसाम में 34 में से 31 जीती, उड़ीसा में से 4 की 4 सीटें जीती। तो उस वक्त का जो मुसलमान था 1946 में, उसने 98% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के इस नारे को वोट दिया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। 98% मुसलमानों ने इस देश के पाकिस्तान बनाने के हक में वोट दिया। लेकिन कितने शुरूड और मक्कार थे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन गया। 2% मुसलमान यहां से नहीं गए। उनका एजेंडा था पाकिस्तान बनवा दो, और पाकिस्तान बना कहां? जहां मुस्लिम लीग थी ही नहीं, जिसे आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान कहते हैं, जिसे उसका नाम बदल के अब खैबर पख्तूनख्वा कह दिया गया है, जिसकी राजधानी पेशावर है, जहां पेशावर से आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर और वो पूरा कपूर, जिस कपूर खानदान में अब तैमूर पैदा हो रहे हैं, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार, ये सब वहां से भाग के यहां आ गए थे। उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। उस राज्य का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। एक राज्य है सिंध और एक राज्य है बलूचिस्तान। इन तीनों राज्यों में मुस्लिम लीग कहीं नहीं थी। इन तीनों राज्यों ने कभी मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बनाने का समर्थन ही नहीं किया। यूपी, बिहार और इधर नॉर्थ इंडिया के मुसलमान, और ये मक्कार जो है गोल टोपी लगाता है, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का पजामा पहन करके, कुर्ता पहन करके जो घूमता है हैदराबाद में, जो 15 मिनट का टाइम मांगता है, एक रामपुर में है जो भारत मां को डाइन कहता है, ये कभी नहीं गए। इनके बाप दादे कितने मक्कार और गद्दार और झूठे थे। और दूसरी मक्कारी देखिए कि वो तो पाकिस्तान बनवा दिया, फौज में जो मुसलमान थे वो फौजी यहां से पाकिस्तान चले गए, और उसके बाद ये मक्कार मुसलमान जिसकी सोच में पाकिस्तान था, जिसने बनाया, इनकी तो सोच पाकिस्तान के साथ उसी दिन चली गई थी। इनका जिस्म यहां रह गया। इन्होंने कहा अब यहां रह करके हम यहां गंगा जमुना तहजीब की बातें करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, मिलजुल के हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। ये मूर्ख बनाया इस देश के हिंदुओं को और हिंदू नेताओं को, और दलाल नेताओं ने, मक्कारों ने हिंदुओं को बार बार यही समझाया। गांधी जी ने कहा नहीं, अगर कोई मुसलमान तुम्हारी गर्दन काटता है तो तुम्हें शांति से अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए। गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद के साथ नहीं खड़े हुए, जिसे अब्दुल रशीद नाम के एक आदमी ने उनकी हत्या कर दी थी। क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, उनको मुसलमान से वापस वो हिंदू में आना चाहते थे, इस कार में लगे थे। उस कार का उस जमाने नाम लिया जाता है शुद्धिकरण। इसलिए अब्दुल रशीद ने जब हत्या कर दी उनकी, तो देश के महान, जिन्हें किसने उन्हें उपाधि दे दी कि वो महात्मा हैं और राष्ट्र के हमारे पिता हैं। भारत सरकार के किसी रिकॉर्ड में आरटीआई से पता चला कि उनको नहीं पता कि किसने उन्हें महात्मा कहा और वो कब भारत के राष्ट्रपिता बने। ये जो पदवी है ये झूठी है। ये नकली गांधियों ने सत्ता पे बैठने के लिए उनको दिया, ताकि इस देश के लोग हमें भी गांधी जैसा ही परोपकारी माने, हमें ही गांधी जैसा ईमानदार